हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसरो 2018 मैकेनिकल का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसरो 2018 का पहला क्वेश्चन, ये सेट ए का पेपर है। पहला क्वेश्चन था द प्रेशर P ऑफ ए गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E इज इक्वल टू। तो इसमें मीन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मीन काइनेटिक एनर्जी, इसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, ये होती है 3/2 RT ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। n को 1 ले लिया, इसको लिख सकते हैं 3/2 PV। ठीक है, यहाँ से P क्या आ जाएगा 2E/3 3V पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम 1 ले लिया, तो ये आ जाएगा अपना 2E/3। नेक्स्ट है वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र भी ज़ीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो होती है, और वर्क डन भी ज़ीरो होता है। और आइडल गैस के लिए क्या होता है, टी इनिशियल टी फाइनल के बराबर होता है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। नेक्स्ट है अपना, if the value of n is infinitely large in a polytropic process PV raised per n, then the process is known as। तो हमें पता है कि PV प्रोसेस ग्राफ, जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं ये लाइन वर्टिकल होती जाती है। तो जैसे n इक्वल टू 0 मतलब PV इक्वल टू 0 मतलब P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये वाली लाइन, तो ये कौन सी हो गई, आइसोबारिक। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहीं आइसोथर्मल आ जाएगा, फिर एडियाबैटिक आ जाएगा। और जैसे ही n की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ पहुँचेगी, मतलब तो n की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ पहुँचेगी तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोकोरिक, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ ए स्टोरेज बैटरी करंट सप्लाई किया 20 एम्पियर, वोल्टेज थी 12.8 वोल्ट, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बैटरी 16 वाट, एट वॉट रेट इज द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट लॉ से हमें पता है कि हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब हमें पता है वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। यहाँ क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, करंट सप्लाई हो रहा है वोल्टेज उसको सिस्टम को, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ VI 20 इंटू 12.8, और डेल्टा U तो हमें निकालना है। और क्या होता है, हमें पता है हीट इनपुट टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड हीट आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। अब यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है बैटरी से, बैटरी हमारा सिस्टम है, बैटरी पे वर्क हो रहा है और बैटरी से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, वर्क हो रहा है तो नेगेटिव है, बैटरी से हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो वो भी नेगेटिव है। तो ये आ जाएगा अपना -16 वोल्ट। ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा अपना 256। इसको जब आप इधर लेके जाएंगे तो ये +240 हो जाएगा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी 240 से बढ़ जाएगी। कंप्रेशन रेशो ऑफ डीजल इंजन, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो 15:20 होता है। ये हाई कंप्रेशन रेशो इंजन होते हैं डीजल इंजन, और पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो होता है 8:10। पेट्रोल इंजन का डीजल इंजन से कम क्यों होता है, क्योंकि एट हाई कंप्रेशन रेशो पेट्रोल इंजन में नॉकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। सो डीजल इंजन का हमारा है 15:20। नेक्स्ट इज 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्स हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमें रिएक्शन पता है CO प्लस
हाफ O2 गिव्स CO2। ये कितना है CO12 + 16, मतलब ये कितना हो गया 28। ये कितना हो गया 32 का हाफ 16, और ये कितना हो गया 12 + 32 44, मतलब 28 किलोग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को 16 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और उससे कितना प्रोड्यूस हो रहा है 44 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। और हमें प्रोड्यूस कितना करना है 11/7 किलोग्राम। पहले देख लेते हैं 1 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड से कितना हो रहा है 44/28, ये कितना आ गया 4 7 28, 11/7, यानी 1 किलोग्राम CO से 11/7 किलोग्राम CO2 बनती है। तो उसके लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, यहाँ भी 16/28 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 4 4 16, 4 7 4/7, यहाँ आ गया आंसर। नेक्स्ट इज द एंट्रोपी ऑफ वाटर एट 0 केल्विन। हमें पता है एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस एट 0 केल्विन इज 0, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट इज एन एक्सपेंशन प्रोसेस एज पर लॉ PV = कांस्टेंट इज। सो PV = कांस्टेंट का ये ग्राफ होता है, ये आइसोथर्मल होता है, और ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है XY = कांस्टेंट। तो ये आंसर हो गया हाइपरबोला। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज मेजर्ड बाय। स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन हम पिटोट ट्यूब से मेज़र करते हैं। पिटोट ट्यूब क्या होता है, पिटोट ट्यूब एक ऐसी L शेप्ड ट्यूब होती है, और यहाँ पे इसके हम स्टैग्नेशन प्रेशर होता है, और यहाँ पे इसके यहाँ पे इसका स्टैटिक प्रेशर होता है, यहाँ पे इसका स्टैग्नेशन प्रेशर होता है। उसकी वजह से यहाँ डिफरेंस आता है, और स्टैग्नेशन प्रेशर माइनस स्टैटिक प्रेशर ही वेलोसिटी हेड का डिफरेंस हो जाता है, उससे v²/2g। उस डिफरेंस ऑफ हेड से हमें उसकी वेलोसिटी निकल जाती है। तो पिटोट ट्यूब आंसर होगा। नेक्स्ट इज आइलर डायमेंशन नंबर रिलेट्स द फॉलोइंग। आइलर नंबर क्या होता है, √of रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्सेस अपॉन इनर्शिया फोर्सेस। तो आंसर हो गया इसका C। ये फ्रिक्शनल लॉस को बताता है, अगर फ्रिक्शनल लॉस 0 हो गए तो आइलर नंबर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ सिंपल कंप्रेसिबल सब्सटेंस इनसाइड अ सिलेंडर अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट क्वासी स्टेटिकली आइसोथर्मली एट अ कांस्टेंट प्रेशर। चेंज ऑफ स्टेट एट अ कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, एक तरह से ये इवेपोरेशन की तरह से, बॉइलिंग की तरह से हो गया। इफ द एंथैल्पी चेंज फॉर द सिस्टम इज 4000 किलोजूल एट 150, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन एंट्रोपी। हमें पता है एंट्रोपी का फॉर्मूला फॉर अ फिक्स्ड टेम्परेचर चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है Q/T। तो एंथैल्पी चेंज यहाँ पे कितना हो रहा है 4000, और टेम्परेचर हमें लेते हैं इसमें केल्विन में, तो ये कितना हो जाएगा 273 + 150, यानी ये आ जाएगा अपना 423। तो इससे आंसर आ जाएगा अपना 9.45। नेक्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम एट अ टेम्परेचर ऑफ 400 Kelvin इज 400 मीटर पर सेकेंड। If the temperature of the medium is increased to 600 Kelvin, the velocity of the sound। हमें पता है velocity of sound क्या होती है, √of गामा RT। तो मीडियम सेम है, सब कुछ सेम है, गामा R सेम है। वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी का रेशो √of टेम्परेचर का रेशो हो जाएगा। वेलोसिटी को 600 कर दिया कितने से 400 से, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर पहले था अपना 400, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से अपना वेलोसिटी 400 है, सॉरी इसमें हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है। टेम्परेचर हमें पता है, तो यहाँ टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर है 600, इनिशियल टेम्परेचर है 400,
फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 400, यहाँ से हमें फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी 490। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड का हमें पता है स्ट्रेस वर्सेस du by dy, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन लीनियर आता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज इक्वल टू, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k बाई रो, तो आंसर हो जाएगा k क्या होता है बल्क मॉडुलस, रो होता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, यहाँ इस केस में वाटर है। नेक्स्ट इज फॉर एन इरिटेशनल फ्लो, इस इक्वेशन को हम लैप्लास इक्वेशन कहते हैं। अगर ये 3 डायमेंशन में है तो यहाँ पे एक और आता है del 2 phi बाई del z स्क्वायर और आ जाएगा, अगर ये 3 डायमेंशन में है तो लैप्लास हो जाएगा इसका आंसर। इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पेलर इज, ये ध्यान रखना कि सेंट्रीफ्यूगल केसिंग में क्या काम, जो इम्पेलर से वाटर निकलता है ना उसका मोशन होता है फ्री वोर्टेक्स मोशन, ओके, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट इज फॉर ए 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन फ्रॉम P1 to P3 इज विथ परफेक्ट इंटरकूलिंग एंड नो प्रेशर लॉसेस। इफ द compression in both the cylinder follows the polytropic process and the atmospheric pressure is PA, then intermediate pressure P2 is given by, हमें पता है कि परफेक्ट इंटरकूलिंग जब होती है तो ऐसा कुछ केस होता है जहाँ T1 T2 के बराबर होता है, तो अब हमसे ये है P, यहाँ पे आ जाएगा P1, ये P2, ये P3, तो हमें ये P2 और P1 P3 का रिलेशन पूछ रहा है। तो परफेक्ट इंटरकूलिंग में प्रेशर रेशो सेम रहता है, तो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू P3 अपॉन P2, यहाँ से क्या आ जाएगा P2 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 P3, तो यहाँ से P2 क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ P1 P3। The degree of reaction in an axial flow compressor is defined as the ratio of static enthalpy rise in the rotor to the static enthalpy rise in the stage, ये होता है degree of reaction का फॉर्मूला in case of an axial flow compressor। Next is the frequency of ultrasonic wave is, frequency of ultrasonic wave क्या होती है greater than 20,000 hertz, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना D। Loudness of the sound does not change with the change in, loudness of sound, loudness मतलब amplitude of sound, एम्पलीट्यूड जितना बढ़ेगा उतना उसकी साउंड की लाउडनेस बढ़ेगी, और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड जितना बढ़ेगा उतनी उसकी लाउडनेस कम होगी। ये हम फील भी कर सकते हैं, जैसे हम दूर जाते जाते हैं साउंड की लाउडनेस कम होती जाती है, बट फ्रीक्वेंसी पे लाउडनेस डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी डिफाइन करता है पिच ऑफ साउंड को, मतलब ये है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और अगर एम्पलीट्यूड हम सेम रखें तो इसकी पिच ज़्यादा है, इसकी पिच कम है, इसकी मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, बट इसका लाउडनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो इनकी लाउडनेस भी सेम है, तो लाउडनेस डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट इज इफ द स्ट्रीम फंक्शन ऑफ 2 डायमेंशनल फ्लो इज, ये दे रखा है साई इज इक्वल टू 5xy, देन द वेलोसिटी पूछा है, तो इसके लिए हमें रिलेशन याद है कि डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू वी, तो यहाँ से डेल साई अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा 5y, और एट 4 क्या आ जाएगा 20, तो v आ गया अपना 20, और डेल साई अपॉन डेल y
इज इक्वल टू माइनस यू, डेल साई अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा, -5x, -5x मतलब u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15। सो ये आ गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटीज। तो वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वी आर स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये आ जाएगा 400 प्लस 225 स्क्वायर रूट ऑफ 625 जो कि होता है 25। तो आंसर अपना हो गया 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्लास ट्यूब ऑफ 8 mm डायमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज दिस, द राइज ऑफ वाटर इन द ट्यूब। हमें पता है कैपिलरी राइज क्या होता है, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। अब यहाँ थीटा 0 मान लेंगे हम, आइडल केस। टी हमें दे रखा है 0.075, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1000, जी हम 10 ले सकते हैं, आर क्या हो जाएगा 4 mm, यानी 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये वैल्यू सब SI यूनिट में करके जो वैल्यू आएगी मीटर में उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.75। अब क्या लिखा है, एन नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन इम्पल्स टर्बाइन प्रोड्यूसेस 125 हॉर्स पावर अंडर अ हेड ऑफ 25 मीटर्स, बाई व्हाट परसेंटेज शुड द स्पीड इज बी इंक्रीज्ड फॉर अ हेड ऑफ 100 मीटर्स। तो हमें पता है कि h अपॉन मॉडल लॉ ऑफ टर्बाइन से h अपॉन एन स्क्वायर डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है, यानी स्पीड किसके, हेड किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड के स्क्वायर के। तो अब हेड क्या कर दिया, तो मतलब क्या हो जाएगा, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। तो हेड को क्या कर दिया, 100 कर दिया 25 से, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा 4। स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स, n2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ n1। तो स्पीड क्या हो गई, डबल हो गई, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो गया, 100%। नेक्स्ट है, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिलीवरिंग 1000 लीटर्स ऑफ वाटर पर सेकेंड अगेंस्ट अ हेड ऑफ 16 मीटर एट 800 RPM। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप हमें पता है क्या होती है, n रूट क्यू अपॉन h की पावर 3/4, n दे रखा है 800, क्यू इन मीटर क्यूब पर सेकंड क्या हो जाएगा, 1000 लीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800, n दे रखा है हमें 800, ये हो जाएगा √1 अपॉन h की पावर 3/4, h क्या हो जाएगा 16 की पावर 3/4, और अपना 16 क्या हो गया, 2 की पावर 4, ये 4 कट गया, तो ये 2 की क्यूब, ये आ गया 8 से ये 8 कट गया, तो आंसर आ गया अपना 100। ये हो गया 100 आंसर। नेक्स्ट इज, अ पाइप ऑफ 0.1 मीटर स्क्वायर सडनली चेंजेस टू 0.5 मीटर स्क्वायर, ऐसे हो गया पाइप। द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द पाइप क्यू दे रखा है, क्यू दे रखा है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट इज,
अब हमें पता है हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट क्या होता है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। अब V1 क्या है, पाइप पहले 0.1 था मीटर स्क्वायर एरिया, और हमें पता है Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू AV इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ से V1 क्या आ गया, 0.5 इज इक्वल टू 0.1 इंटू V1, तो V1 तो अपना आ गया 5। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा 0.5, और एरिया क्या हो गया 0.5 इंटू V2, यहाँ से V2 क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इसको 10 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 अपॉन 20, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0.8, ये आ गया अपना 0.8। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मैक्सिमम। एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कब मैक्सिमम होती है, जब ब्लेड्स आर कर्व्ड बैकवर्ड, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज द हाइड्रोलिक डायमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर चैनल विद साइड्स ए एंड बी इज। हाइड्रोलिक डायमीटर क्या होता है, 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। 4 टाइम्स एरिया क्या हो गया, यहाँ रेक्टेंगुलर है ए इंटू बी, और पेरीमीटर क्या होगा, अब ये देखो चैनल ना ऊपर से ओपन है, तो पेरीमीटर क्या होगा, ये ए प्लस ये ए, 2A प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा 2A प्लस बी, तो आंसर क्या हो जाएगा 4AB अपॉन 2A प्लस बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कॉपर की, फिर क्या किसकी होती है, फिर होती है अपनी एल्युमिनियम और ब्रास में ब्रास की ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें कॉपर अलॉय होता है, फिर होती है एल्युमिनियम की, फिर होती है स्टील की। तो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी पूछा है, तो क्या हो जाएगा आंसर अपना कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या होता है, द वैल्यू ऑफ बायोट नंबर इज़ वेरी स्मॉल व्हेन। अब बायोट नंबर क्या होता है, बायोट नंबर होता है HS अपॉन K सॉलिड, हमें फॉर्मूला पता है, या फिर इसको लिख सकते हैं S अपॉन KS, S होता है सरफेस एरिया अपॉन 1 अपॉन HA। ये रेशो किसका होता है, कंडक्शन रेजिस्टेंस टू द कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। अब बायोट नंबर बहुत कम है तो कंडक्शन रेजिस्टेंस बहुत कम है, मतलब तो आंसर क्या हो जाएगा, द बायोट नंबर इज़ वेरी स्मॉल व्हेन कंडक्शन रेजिस्टेंस विद इन द बॉडी इज नेग्लिजिबल। नेक्स्ट इज steam pipe is to be insulated by 2 insulating materials put over each other for best results। बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या करना चाहिए, मान लो ये पाइप है, इसके अंदर से कुछ हॉट फ्लूइड पास हो रही है, इसके ऊपर हम 2 इंसुलेशन लगा रहे हैं, एक ये और एक ये, तो जो बेटर इंसुलेशन होता है जिसकी मतलब के वैल्यू कम है उसको इनसाइड लगाना चाहिए, और जो कम बेटर वाला है उसको आउटसाइड लगाना चाहिए। इसको हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, 2 केस ले सकते हैं, ये मान लो के है 1 और ये के है 10, और दूसरा केस क्या ले सकते हैं, जब ये
के 10 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो यहाँ वाला फर्स्ट केस है, जब बेटर इंसुलेशन को इनसाइड लगाया तो हीट ट्रांसफ़र क्यों कम आएगा। तो हमेशा बेटर इंसुलेशन पास में लगाना चाहिए जहाँ से फ्लो हो रहा है। तो बेटर इंसुलेशन शुड बी पुट ओवर द पाइप एंड इंफीरियर ओवर इट। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट इज क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर ए स्फेरिकल शेल। फॉर स्फेरिकल शेल हमें पता है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है, 2k इंसुलेशन अपॉन h। फॉर सिलेंडर क्या होता है, k इंसुलेशन अपॉन h। तो क्या हो जाएगा, 2 थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट इज इफ टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड सरफेस चेंज फ्रॉम दिस टू दिस देन इट्स एमिसिव पावर। हमें पता है एमिसिव पावर टेम्परेचर के 4 टाइम्स के प्रोपोर्शनल है। तो एमिसिव तो सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1। टेम्परेचर क्या हो गया, 81 प्लस 273 कितना हो गया, 354 की पावर 4 अपॉन 273 प्लस 27 300 की पावर 4। तो यहाँ से एमिसिव पावर कितने टाइम्स आ जाएगी, 1.94 टाइम्स आंसर। नेक्स्ट इज द हीट रिमूवल रेट फ्रॉम ए रेफ्रिजरेटर स्पेसिस 7.2 दे रखा है, पावर इनपुट ये दे रखा है, COP एक पूछा है। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, COP हमें पता है क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हीट रिमूवल, और वो कितना है 7.2, और वर्क इनपुट कितना हो रहा है, पावर इनपुट 1.8। तो यहाँ से COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या आ जाएगा, 4। नेक्स्ट इज फॉर अ फ्लूइड हैविंग प्रांटल नंबर इक्वल टू यूनिटी द रिलेशन बिटवीन हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस एंड थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। प्रांटल नंबर क्या होता है, रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी। अगर ये 1 है, यूनिटी मतलब 1 है, तो दोनों थर्मल हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर इक्वल होगी। अगर प्रांटल नंबर ग्रेटर देन 1 है तो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस Δ1 ग्रेटर देन Δ2 थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस होगी है। और प्रांटल नंबर अगर लेस देन 1 है तो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस Δ1 लेस देन Δ2 होगी। तो इस केस में अगर यूनिटी है तो Δ1 Δ2 के बराबर होगा। नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ ए बॉल बियरिंग एट लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन इज 24,000 आवर्स। इफ द लोड इज इंक्रीज टू 20 किलो न्यूटन इट्स लाइफ विल बी। तो हमें पता है लाइफ ऑफ बॉल बियरिंग L90 क्या होता है, C/P इक्वेलेंट का क्यूब, P होता है अपना लोड, इक्वेलेंट लोड XVPR प्लस YP है। अब लोड है 10 तो लाइफ है 24,000। अब लोड को डबल कर दिया मतलब 20 कर दिया, और यहाँ पावर में क्यूब है, तो अपना लाइफ कितनी हो जाएगी 1/8 टाइम्स। नहीं तो आप रेशियो से कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, 1/8 टाइम्स यानी 24/8 यानी 3000 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट पिनिंग इज टू इम्प्रूव। शॉर्ट पिनिंग क्या होता है, जब बॉल्स फेंक के सरफेस पे मारते हैं, शॉर्ट पिनिंग इम्प्रूव्स द फटीग स्ट्रेंथ ऑफ द metal parts. Okay, a hole is of dimension this and the corresponding shaft is of dimension this. When they are assembled they will form a. अब होल की लेंथ वेरी कर रही है 60 से 60.015 तक, और शाफ्ट 60.001 से 60.011 तक। तो अब ये क्या बना सकते हैं, अब देखते हैं। पहले जब होल बड़े से बड़ा है यानी 60.015 है, और शाफ्ट छोटे से छोटा है यानी 60.001 है, तो क्या होगा, क्लियरेंस फिट, ठीक है। और जब होल छोटे से छोटा है यानी 60 और शाफ्ट बड़े से बड़ा है यानी 60.011, शाफ्ट बड़ा हो गया होल छोटा हो गया, तो अब क्या हो गया, इंटरफेरेंस फिट। तो यानी ये वेरी कर रहा है इनका फिट कंडीशन क्लियरेंस से लेकर इंटरफेरेंस तक। तो ये कैसा फिट हो गया, ट्रांजिशन फिट।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन स्टील इज मोस्ट वेल्डेबल। अब क्या कार्बन एडिशन का इफेक्ट क्या होता है स्टील पे कि वो स्टील को ब्रिटल बना देता है, और ब्रिटलनेस की वजह से, क्योंकि हार्ड हो जाता है मटेरियल, और ब्रिटलनेस की वजह से उसकी वेल्डेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि क्रैक आने लगता है। तो कार्बन परसेंटेज जितना कम होगा उतनी ज़्यादा स्टील वेल्डेबल होगी। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट वेल्डेबल कौन सी होगी, जिसमें सबसे कम कार्बन परसेंटेज यानी 0.15। नेक्स्ट इज अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ बोरॉन इज एडेड टू स्टील। ये ध्यान रखना कि बोरॉन स्टील में ऐड करने से उसकी हार्डनेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। बोरॉन इंक्रीजेज द हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मटेरियल दैट एग्जिबिट्स द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। कौन सा मटेरियल होता है वो, उसे क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक मटेरियल, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ एन एफसीसी लैटिस। एफसीसी में हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, 1/6 इंटू 6 फेसेस पे हाफ, 1/2 मतलब एक फेस पे आधा एटम रहता है, और प्लस 1/8 कॉर्नर वाले इंटू 8, तो ये क्या आ जाएगा 3 + 1, ये आ जाएगा 4। नंबर ऑफ एटम्स 4 आ गया। सिमिलरली आप देख सकते हो बीसीसी में क्या हो जाएगा, एक बॉडी सेंटर पे और 1/8 इंटू 8 कॉर्नर पे, तो वो हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज एन इंडेक्स ऑफ। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल टफनेस पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा मटेरियल टफ होगा उतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट झेल सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर विल मैच with metals iron nickel titanium in that order at room temperature। अब देखो आयरन क्या, रूम टेम्परेचर बोल रहा है, रूम टेम्परेचर पे आयरन जो है ना बीसीसी में एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। अब निकल जो है ना डक्टाइल होता है, और निकल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एफसीसी होता है, और टाइटेनियम का एचसीपी होता है, तो आंसर होगा डी। इसमें मेरी सलाह होगी कि आप एक बार रिमेंबर कर लें कि एफसीसी कौन से होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये डक्टाइल होते हैं, बीसीसी की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर आप मेटल्स याद कर लें तो आपको बहुत काम आएगा। नेक्स्ट इज इन अ मशीनिंग ऑपरेशन कटिंग स्पीड इज रिड्यूस बाय 50%, एज्यूमिंग एन इज दिस, सी इज दिस, द इंक्रीज इन टूल लाइफ। ये दे रखा है कटिंग स्पीड VT/N, एन दे रखा है 0.5। अब कटिंग स्पीड क्या हो गई, रिड्यूस बाई 50, हाफ हो गई मतलब, तो टूल लाइफ क्या होगी, तो टूल लाइफ मान लिया T', तो यहाँ से क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ T' इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ T, इसको स्क्वायर कर दिया तो T' इज इक्वल टू 4 टाइम्स T, तो इंक्रीज इन टूल लाइफ क्या होगी 4 टाइम्स, आंसर हो गया बी। Next is in a linear arc welding process, the heat input per unit length is inversely proportional to। heat input, जैसे जैसे वेल्डिंग करंट बढ़ेगा तो हीट इनपुट बढ़ जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वेल्डिंग वोल्टेज बढ़ेगी तो भी हीट इनपुट बढ़ जाएगा क्योंकि पावर भी बढ़ जाएगी। अब वेल्डिंग स्पीड बढ़ेगी तो हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा एक जगह पे कि उसको इतना हीट इनपुट मिल सके, उससे पहले ही वो आगे बढ़ चुका होगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेल्डिंग स्पीड। ड्यूटी साइकिल एक अलग ही चीज़ है कि आप 5 मिनट के वेल्डिंग साइकिल में कितने मिनट अपने पावर सोर्स को यूज़ कर सकते हो, उसको आप ड्यूटी साइकिल कहते हो। इसका आंसर है बी। Next is the welding process which uses a blanket of fusible granular flux is, तो होता है submerged arc welding। इसमें इसके ऊपर ग्रैनुलर फ्लक्स डाला जाता है कवर करने के लिए, एटमॉस्फेयर से शील्डिंग करने के लिए, और उसमें और भी बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट इज इन शीट मेटल दे रखा है 3 mm थिकनेस है, होल ऑफ 7 mm डाया उसमें पंच करना है, ठीक है।
एक ऐसा कोई शीट मेटल है, ये थिकनेस है उसकी 3 mm और इसमें 7 mm डाया का होल पंच करना है। यील्ड स्ट्रेंथ इंटेंशन दे रखी है, अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ दे रखी है, फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच। अब हमें पता है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच द होल क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ द पाई डी इंटू थिकनेस, दिस पाई डी टी इंटू शेयरिंग स्ट्रेंथ। यहाँ में 2 दे रखी हैं कंफ्यूज करने के लिए, शेयरिंग वाला यूज़ होगा। डी क्या हो गया अपना, डी हो गया अपना 7, ये हो गया अपना 3, mm में ले रखा है, मेगा पास्कल है तो वो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, तो वो कट जाएगा। शेयर स्ट्रेंथ दे रखी है 100, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.6 किलो न्यूटन। ये न्यूटन में आएगा, उसको 1000 से डिवाइड कर लेना, 6.6 आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोफाइल ऑफ अ गियर कैन बी चेक्ड बाय, प्रोफाइल ऑप्टिकल प्रोजेक्टर से चेक होती है गियर की, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्टर कंबाइंड विथ ऑटोकोलीमीटर कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग। ऑटोकोलीमीटर क्या मेज़र करता है, एंगुलर डेविएशन और एंगुलैरिटी को मेज़र करता है। द रिफ्लेक्टर कैन कंबाइंड विथ ऑटोकोलीमीटर कैन बी यूज्ड, ये एक अलग एक्सपेरिमेंट होता है, इन विच इट कैन बी यूज फॉर चेकिंग द अलाइनमेंट। इसका आंसर है अलाइनमेंट। नेक्स्ट इज पर्ट, पर्ट हैज़ फॉलोइंग 3 टाइम एस्टिमेट, हमें पता है, ऑप्टिमिस्टिक प्लस मोस्ट लाइकली और अपना पेसिमिस्टिक, 3 टाइम एस्टिमेट अपॉन 6 इज इक्वल टू इफेक्टिव, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस मटेरियल। अमॉर्फस मटेरियल मतलब कुछ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, तो उसका आंसर है ग्लास। ग्लास इज एन अमॉर्फस मटेरियल। In a party, next question, in a party each person shook hands with every other person present. The total number of handshake was 45. The number of people in the party were, तो अगर हर पर्सन दूसरे पर्सन के साथ हैंडशेक कर रहा है तो नंबर ऑफ हैंड, और n पर्सन है तो नंबर ऑफ हैंडशेक होती है गिवन बाय NC2, और ये गिवन है अपना 45, तो नंबर ऑफ पीपल निकालना है। NC2 होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45, यहाँ से अपना n आ जाएगा 10, आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट इज 2 non-zero vectors are parallel if their vector product is, 2 वेक्टर हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी, इसको क्या किससे होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप उसकी डायरेक्शन बताता है। अब पैरेलल हैं तो थीटा क्या हो गया अपना यहाँ पे 0, साइन 0 क्या हो गया 0, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो गया 0, तो आंसर क्या हो गया 0। Next is if eigenvalue of a matrix is lambda, A is lambda, then eigenvalue of A square है, तो ये वेल डिफाइंड फार्मूला है कि आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A अगर लैम्डा है तो आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A रेस पर n क्या होगी, लैम्डा रेस पर n, तो यहाँ केस में क्या है, n की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x इज इक्वल टू, अब ये क्या है, अब इसमें क्या है देखो, x क्या है क्लोज टू इन्फिनिटी, मतलब x वेरी लार्ज नंबर है, ठीक है, और हमें पता है कि साइन x की कोई भी वैल्यू हो, साइन x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -1 से 1 तक, ठीक है ना। साइन x का ग्राफ कैसे होता है, ये होता है ना, ये 0 डिग्री ऐसे करके, तो साइन x हमेशा उसका आउटपुट ये ऐसा आएगा, -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा,
और ये क्या है, वेरी लार्ज नंबर, तो -1 to 1 अपॉन वेरी लार्ज नंबर क्या आ जाएगा, 0। तो ये वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 0 की तरफ। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स देन एफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें बस एफ 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स डाल दो, ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे नीचे x से x कट जाएगा डिनोमिनेटर में, ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब ऑब्जर्व करोगे तो ये है माइनस ऑफ एफ एक्स। आंसर आ गया बी। नेक्स्ट इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका ना ऑप्शन गलत दे रखा है इन्होंने, ये आयोटा आना चाहिए इधर, क्योंकि इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है एल ऑफ ई की पावर 80 प्लस ई की पावर माइनस 80 अपॉन 2, वो आता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वो कैसे निकालते हैं हम, वो अलग से निकाल सकते हैं कि एल ऑफ ई की पावर 80 हमें पता है, वो होता है 1 अपॉन एस माइनस ए, और एल ऑफ ई की पावर माइनस 80 क्या होता है, 1 अपॉन एस प्लस ए। उसका एलसीएम लेंगे तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। बट ई पूछा किसका है, इसका है, तो उसके केस में क्या होता है, ये आयोटा आएगा इसमें, तो आंसर हो, उसके बाद आंसर होगा ए। नेक्स्ट इज वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन ये आपको याद रखना है। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है, del 2y by del t square is equal to अल्फा स्क्वायर इंटू del 2y by del x स्क्वायर। ठीक है, ये हीट कंडक्शन वगैरह में यूज़ होती है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेड टू बी डायरेक्ट मेथड इन न्यूमेरिकल मेथड। तो डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड क्यों होता है, क्योंकि जो रेगुलर फॉल्सी, गॉस सीडल, न्यूटन राफसन है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ये इटरेटिव मेथड्स होता है, आप इनको पढ़ोगे तो पता चलेगा। बट गॉस एलिमिनेशन क्या होता है, दिस इज अ डायरेक्ट मेथड, बाय एलिमिनेटिंग गेट द आंसर। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट इज इफ x is a normal variable with mean mu and standard deviation sigma, then the mean and standard deviation of the variable x minus mu upon sigma is। अब x माइनस x का मीन क्या है, x का मीन है म्यू, तो x माइनस म्यू का मीन क्या होगा, 0, क्योंकि x का मीन है म्यू, म्यू माइनस म्यू 0, तो मीन तो आ गया 0। अब x का स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, एक्स का मीन है म्यू, मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अबाउट मीन 0, और ये है सिग्मा, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, z का 1। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ एन एलिप्टिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं कि एलिप्टिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0, यानी del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्टिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द कंडीशन दिस इज। तो देखो इसमें दो केस हैं। पहले तो आप क्या कर सकते हो कि y है एक मान लो, और y की वैल्यू यहाँ डालो, फिर इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, ऐड करो, अगर 0 आ रहा है तो ठीक है, बट फिर भी आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा आसान क्या है, पहले कंडीशन से स्टार्ट करो। कंडीशन y0 1 स्टार्ट करते हैं पहले केस से, cos 0 1 प्लस 2 sin 0 0, और ये y0 1 हो रहा है। ऐसे ही cos पाई बाई 2 0 प्लस 2 sin पाई बाई 2 2 इंटू 1 2,
ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। cos 0 इस पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी नहीं हो रही है। इसमें 2, इसमें पहली कंडीशन क्या हो गई, y0 sin 0 0 2, पहली कंडीशन इस वजह से ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो आंसर अपना आ जाएगा ये सेटिस्फाई करके आप सॉल्व कर सकते हो जल्दी से जल्दी, वरना डिटेल आप करना है तो सॉल्व करो तो करके इसको इंटीग्रेट वो सब भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक कंपोजिट बार है, मेड ऑफ एल्यूमिनियम और स्टील से बना है, इज फिक्स्ड रिजिडली एट सपोर्ट्स P and Q as shown in when the temperature of the bar is increased by 10 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन पूछा है। तो अब ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है बार्स इन सीरीज। बार्स इन सीरीज में क्या होता है, सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन, ये याद रखो, इससे आपके बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और बार्स इन पैरेलल में क्या होता है, सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन। ठीक है, पैरेलल का केस कैसे हो जाएगा, बार एक ये है, इसके ऊपर एक ऐसा बार है और ये अपना सपोर्ट है। ठीक है, तो बार्स इन सीरीज सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन। तो एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, क्या निकालना है इसमें, रिएक्शन निकालनी है। अभी एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, और इस पे रिएक्शन मान लिया हमने आर ए और इस पे मान लिया हमने आर एस, स्टील वाले साइड पे आर एस, यहाँ पे आर ए। तो एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एफ एल बाई ए, एफ एल बाई ए मतलब आर ए इंटू एल्यूमिनियम की लेंथ क्या है 2 मीटर, ए हमें पता है 400, इसमें यूनिट्स का ध्यान रखना, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप सीधा इसको सिग्मा ए ले, क्योंकि इसमें आपका एरिया का बच जाएगा, बाद में आप बैलेंस करोगे रिएक्शन तो भी आपका सिग्मा ए से रिलेशन आ जाएगा। तो सिग्मा एल बाई ई की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ई ऑफ एल्यूमिनियम क्या है 70 प्लस सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ स्टील सिग्मा स्टील इंटू 3 बाई ऑफ स्टील क्या हो गया 210 इज इक्वल टू सम ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन, थर्मल क्या होता है एल अल्फा डेल्टा टी, तो एल्यूमिनियम के लिए क्या हो गया 2, लेंथ है 2, अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम पता है 11 इंटू 10 की पावर -6, टेम्परेचर राइज कितना कर रखा है 10, स्टील के लिए क्या हो गया, स्टील के लिए क्या हो गया, लेंथ है एल, अल्फा है 12 इंटू 10 की पावर -6 और ये हो गया अपना 10। यहाँ से एक सिग्मा ए और सिग्मा एस में रिलेशन आ जाएगा, और दूसरा रिलेशन क्या होगा कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिग्मा ए रिएक्शन बराबर होंगी आर ए इक्वल टू आर एस, मतलब सिग्मा ए इंटू एरिया ऑफ दिस 400 इज इक्वल टू सिग्मा स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील यानी 200। यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टील क्या आ जाएगा 2 टाइम सिग्मा है, उसको यहाँ डाल दोगे उससे सिग्मा ए सब आ जाएगा, और उससे ही अपना रिएक्शन आ जाएंगे। रिएक्शन क्या हो जाएगी, आर ए इक्वल टू सिग्मा ए इंटू एरिया ऑफ एल्यूमिनियम ले लो चाहे तो, या फिर सिग्मा एस इंटू एरिया ऑफ स्टील ले लो, आंसर आ जाएगा 4060, ये आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्क टी इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ ए स्ट्रेप्ड रॉड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर इफ द shear modulus of the material is g the angular twist at the free end पे ट्विस्ट क्या हो जाएगा, थीटा क्या होगा, ट्विस्ट एट थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये है 1 ये है 2, थीटा 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना टी एल बाई जी, सब सेम है, टी एल जी सेम है, जे में क्या आ जाएगा पाई बाई 32, उनका क्या है डी की पावर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी एल बाई जी इंटू पाई बाई 32 इंटू डायमीटर क्या हो जाएगा 2d की पावर 4। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको सी आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन मोस्ट ब्रिटल मटेरियल द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन इज लार्जर देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन ड्यू टू। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, टेंसाइल फेलियर होते हैं, उनकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन कम होती है, यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ब्रिटल मटेरियल्स में फ्लॉज और माइक्रोस्कोपिक क्रैक होते हैं। अब कंप्रेशन के केस में क्या होता है, वो फ्लॉज जो होते हैं वो दब जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्रैक फॉर्मेशन सप्रेस हो जाता है। बट टेंशन के केस में क्या होता है, जब ब्रिटल मटेरियल को टेंशन लोड लगाया जाता है तो वो फ्लॉज और क्रैक्स जो ओपन हो जाते हैं, तो दैट्स वाई the ultimate strength in compression is larger than the ultimate strength in tension। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट इज फॉर द स्प्रिंग मास सिस्टम गिवन इन द फिगर द इक्विवेलेंट स्टिफनेस। अब ये दो स्प्रिंग पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में स्प्रिंग स्टिफनेस क्या होती है, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। पैरेलल के केस में तो ये हो गया इक्विवेलेंट स्टिफनेस 2K, और ये दोनों क्या हो जाएगा फिर सीरीज़ में। सीरीज़ में क्या होता है 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। तो यहाँ 1/2K प्लस यहाँ भी 1/2K डाल दोगे तो ये क्या आ जाएगा K इक्विवेलेंट K ही आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज अ राउंड यूनिफॉर्मली टेपर्ड बार ऑफ लेंथ L एंड मॉडुलस E, यंग्स मॉडुलस E is diameter D at one end, एक राउंड ऐसा ये है कुछ इस टाइप का है, इसका डायमीटर D at one end है और 2D at another end है। If the bar is pulled by an axial force, the action इसको मान लो यहाँ ये माउंटेड है और इसको पुल किया एक्सटेंशन फोर्स F से, तो ये पूछ रहा है एक्सटेंशन प्रोड्यूस विल बी। वो फॉर टेपर्ड बार एक्सटेंशन क्या होता है 4FL या फिर 4PL अपॉन पाई D1 D2 इंटू E। तो यहाँ क्या आ गया 4FL अपॉन पाई D इंटू 2D इंटू E। तो ये क्या आ जाएगा 2FL अपॉन पाई ED स्क्वायर, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट इज 2 blocks A and B of 1 kilogram each are kept on a flat surface one above the other. The coefficient of friction between each containing pair is 0.2। यहाँ भी 0.2 है और यहाँ भी 0.2 है। If the lower block is pulled with a horizontal force, the minimum value of F for which the slip occurs between the block is nearly। स्लिप कब होगा, जब दोनों ब्लॉक साथ साथ नहीं चलेंगे। तो इसका क्या करते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पहला है ब्लॉक ए, इसका वेट लग रहा है mg, इस पर नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है n1, ये हो गया m1g, मान लो 1 और 2 ले लेते हैं इसको। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, P पे फोर्स लग रहा है इस साइड,
तो बी इधर मूव करना चाहेगा, तो बी पे इधर भी फ्रिक्शन इस साइड होगा और इधर भी फ्रिक्शन इस साइड होगा, तो ए पे क्या होगा, उसके अपोजिट इस साइड, तो फ्रिक्शन ही ए को मूव कराएगा। ठीक है, तो सॉरी तो ए पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस साइड लगेगा एफ, इसकी वजह से उसका कुछ एक्सीलरेशन होगा ए। ठीक है, तो सबसे पहले n1 क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा mg, मतलब 1 दे रखा है, g दे रखा है, n1 हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू n1 म्यू mg, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg, तो यहाँ से ये हो जाएगा अपना 0.2 इंटू 1 इंटू 9.8, ये आ जाएगा अपना ये आ जाएगा अपना 1.96। ठीक है, अब बी वाले का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो अब अगर स्लिप नहीं अकर हो रहा है, ए एक्सीलरेशन ए से मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे हम, इससे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, म्यू एम जी, एक्सीलरेशन भी यही आ जाएगा 1.96, म्यू जी हो जाएगा ना, एफ बाई एम, m1 है, तो बी का भी एक्सेलरेशन यही होना चाहिए अगर स्लिप ना करे। ठीक है, तो उस पे जब वो लिमिटिंग कंडीशन निकालनी है जिस पे बी का भी एक्सेलरेशन ए हो, और एफ अगर उससे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बी का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा और स्लिप होने लगेगा। अब बी पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, बी पे एक तो ए का वेट आ रहा है एम जी, बी का खुद का भी वेट है, दोनों का वेट बराबर है 1 किलोग्राम एम जी। ठीक है, फ्रिक्शन बी पे इधर आ रहा है एफ, जो हमने निकाल लिया 0.2 इंटू 1 इंटू 9.8, मतलब हमने निकाल लिया ना, ये आ गया हमारा 1.96। और बी पे यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या आएगा, वो होगा म्यू n2। अब n2 क्या होगा, n2 होगा अपना n2 होगा अपना 0.2 यानी म्यू इंटू m1 प्लस m2g, m1 प्लस m2g, तो ये हो गया 2 इंटू 9.8, तो ये आ जाएगा अपना 0.4 इंटू 9.8, ये आ जाएगा अपना 3.92। तो यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगी, यहाँ से अपना बैलेंस कर देंगे तो F माइनस 1.96 माइनस 3.92 इज इक्वल टू एम ए। कितना आ गया, ब्लॉक बी का मास इंटू ब्लॉक बी का एक्सीलरेशन 1.96। तो इस यहाँ से F आ जाएगा
7.84 न्यूटन। इसका आंसर 7.84 न्यूटन होगा, ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इसका आंसर आएगा 7.84 न्यूटन। नेक्स्ट है, if the natural frequency of a spring mass system on earth is f, its natural frequency on moon where acceleration due to gravity is 1/6 on that of the earth। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग पे और मास पे डिपेंड करती है, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। इसका ये भी फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई डेल्टा, बट अगर आप अब जी मून में क्या हो जाएगा g/6, बट उसमें डेल्टा भी उसी हिसाब से चेंज होगा कि उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम का के भी अब सेम है मून पे और अर्थ पे, और मास भी सेम है। ठीक है, मास सेम रहता है, वेट वेरी करता है, और ओमेगा एन मास पे डिपेंड करता है, वेट पे नहीं। तो फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग मास सिस्टम की मून पे भी एफ ही रहेगी। तो आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट, a solid shaft can resist एक सॉलिड शाफ्ट है कैन रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट ऑफ 6 किलो न्यूटन मीटर एंड a torque of 8 किलो न्यूटन मीटर applied together। the maximum torque that the shaft can resist when applied alone। तो क्या होता है, हमें पता है कि इक्विवेलेंट टॉर्क, अगर हम मोमेंट और टॉर्क को सिर्फ टॉर्क के टर्म्स में कन्वर्ट करें शाफ्ट के केस में, तो इक्विवेलेंट टॉर्क क्या होता है, टी इक्विवेलेंट स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू डाल देंगे, एम क्या हो गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये आ गया अपना 36 प्लस 64 100 का स्क्वायर रूट, ये आ गया अपना 10। आंसर हो गया सी। Next is two shafts of the same length and material are connected in series. If the ratio of their diameter is 2, then the ratio of their angle of twist is। सब एंगल ऑफ ट्विस्ट हमें पता है क्या होता है, टी एल बाई जी जे। जे क्या होता है, पाई बाई 32d⁴। सीरीज में कनेक्टेड है तो टॉर्क सेम रहेगा, लेंथ गिवन है सेम है, मटेरियल सेम गिवन है तो शेयर मॉडुलस जी भी सेम होगा। अब डी, if the ratio of their diameter is 2, then the ratio of their angle of twist will be। ratio of their diameter 2 है तो ratio of their angle of twist क्या हो जाएगा, d2 की पावर 4 अपॉन d1 की पावर 4, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, ये आंसर आ जाएगा 16। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, a concentrated load of F acts on a simply supported beam of span of length L at a distance of L/3 from the left support। the bending moment at this location C is। बेंडिंग मोमेंट निकालना है यहाँ पे सी पे। तो हमने मान लिया कि यहाँ रिएक्शन क्या हो गई आर ए, और यहाँ रिएक्शन हो गई आर बी। तो पहले तो अपने फोर्स बैलेंस कर दिया, आर ए प्लस आर बी क्या हो जाएगा एफ के बराबर। दूसरा हमने मोमेंट बैलेंस कर दिया अबाउट ए, तो क्या आ जाएगा एफ इंटू एल बाई थ्री, एफ इंटू एल बाई थ्री इज इक्वल टू आर बी इंटू एल, आर बी इंटू एल। यहाँ से आर बी क्या आ जाएगा, ये एल से एल कट गया, आर बी क्या आ जाएगा एफ बाई थ्री, और इसको यहाँ डाल दोगे तो आर ए क्या आ जाएगा 2f/3। ठीक है, मोमेंट एट सी निकालना है तो क्या हो जाएगा, आर ए क्या हो जाएगा 2f/3 इंटू L/3, तो ये क्या आ जाएगा 2FL/9, या फिर आर बी इंटू वो करो तो भी f/3 इंटू 2L/3, वो भी 2L/9, तो मोमेंट एट क्या आ जाएगा 2FL/9। Next is a solid metal bar of uniform diameter d and length L is hung vertically. If rho is the density and E is the Young's modulus, then the total elongation। एक solid metal bar है
इसको वर्टिकली हैंग किया गया है। तो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट क्या होता है, WL/2AE, जहाँ W इसका वेट है, L इसकी लेंथ है, E इसका यंग्स मॉडुलस है, A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास, W क्या होगा mg, और m क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, रो ए एल इंटू जी इंटू एल, एम जी डब्ल्यू का अपॉन 2 ए ई। तो यहाँ ए से ए कट गया, तो ये क्या हो गया, रो एल स्क्वायर जी अपॉन 2 ए। तो आंसर क्या हो गया अपना बी। नेक्स्ट इज a circular solid disc of uniform thickness 20 mm, radius 400 mm and mass 10 kg is used as a flywheel. If it rotates at 300 rpm, the kinetic energy of the flywheel. काइनेटिक एनर्जी हमें पता है रोटेटिंग पार्ट की क्या होती है, हाफ आई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और डिस्क आई क्या हो गया, mr²/2, ये ध्यान रखना डिस्क है, तो आई क्या हो जाएगा mr²/2। एम दे रखा है 20, आर क्या हो जाएगा 400 mm, 400 mm यानी 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा 2πn/60, 2π इंटू 300/60 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 395 जूल्स। इसमें देखो पाई स्क्वायर आएगा ना, पाई स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली आप इक्वल टू 10 ले सकते हो कैलकुलेशन के लिए। आंसर इसका हो गया ए। नेक्स्ट इज if the length of the cantilever beam is reduced to 1/4, the natural frequency of mass m at the end of this cantilever beam of negligible mass will be increased by a factor। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें पता है ओमेगा एन क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई डेल्टा। और फॉर अ कैंटिलीवर बीम डिफ्लेक्शन क्या होता है, WL3/3EI। ठीक है, अब लेंथ क्या हो गई, लेंथ को 1/4 कर दिया, लेंथ को 1/4 कर दिया तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेंथ को कर दी तो ओमेगा n1/ओमेगा n2, नहीं फाइनल फ्रीक्वेंसी निकाल लेना मैं, ये आ जाएगा ओमेगा n2 ओमेगा n1, बाकी GW3EI सब कट जाएंगे, रेशियो क्या आ जाएगा n2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1/4 का क्यूब। लेंथ 1/4 कर दी ना, L/4 कर सकते हो, L/4 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 1/L3। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4³ यानी स्क्वायर रूट ऑफ 64, यानी आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप between the linear elastic properties Young's modulus E, shear modulus G and bulk modulus K is given by। हमें पता है E क्या होता है 9kg/3k + G। ठीक है, यहाँ से
रेसिप्रोकल कर लिया तो 1/e इज इक्वल टू 3k प्लस g अपॉन 9kg। यहाँ डिवाइड कर दिया 1/e इज इक्वल टू 3k अपॉन 9kg क्या आ जाएगा 3g आ जाएगा प्लस g अपॉन 9kg 1/9k। 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9/e इज इक्वल 3k 9/e इज इक्वल टू 1/k प्लस 3/g। तो आंसर हो गया अपना डी। नेक्स्ट इज आइलर्स क्रिटिकल बकलिंग लोड फॉर अ कॉलम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। आइलर्स क्रिटिकल बकलिंग लोड क्या होता है n पाई स्क्वायर e आई min अपॉन l स्क्वायर। n1 होता है फॉर बोथ एंड्स हिंज्ड, 2 होता है फॉर हिंज्ड एंड फिक्स्ड, वन एंड हिंज वन एंड फिक्स्ड, 4 होता है फॉर बोथ एंड्स फिक्स्ड और 1/4 होता है फॉर वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री। तो यहाँ क्या है बोथ एंड्स फिक्स्ड है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो ये क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट है अ ट्रक होल्ड्स अ ट्रेलर एट 60 km/h when exerting a steady pull of 600 Newton. If the work is done for 40 minutes, the power required is। पावर क्या होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है 600 न्यूटन और वेलोसिटी पावर वॉट में निकालने है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 60 किलोमीटर 1 km/h होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। इतनी वॉट हो जाएगी पावर। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोवाट आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 36 और ये 18 2 जार 2 5 10 तो ये आ जाएगा 10,000/1000 10 किलोवाट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड रोटर शाफ्ट सपोर्टेड बिटवीन शॉर्ट bearings at both ends shows a deflection of 2 mm at the middle, then the critical speed of shaft in rpm। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है आप याद रख लो। क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट is equal to 946 upon square root of deflection delta in mm rpm। ठीक है तो इसमें अगर आप वैल्यू डालोगे 946 डेल्टा होता है डिफ्लेक्शन इन mm, ये 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 670 rpm। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है नेक्स्ट है if an element is loaded as shown in the figure below, the von Mises stress will be close to। von Mises stress का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ सिग्मा 1 क्या है 300, सिग्मा 2 क्या है 150, सिग्मा 3 क्या है -100। ये ध्यान रखना है यहाँ अगर सिग्मा 3 आपने 100 ले लिया तो ऑप्शन ए आ जाएगा, वो गलत है। सिग्मा 3 -100 है तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे हम। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कितना हो जाएगा 150 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 क्या हो जाएगा 150 माइनस -100 तो ये कितना हो जाएगा 250 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 -100 माइनस 300 माइनस 400 का स्क्वायर या फिर 400 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। ये सब आ जाएगा स्क्वायर रूट में। ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका आंसर 350। तो दोस्तों ये है इसरो 2018 का मैकेनिकल का पेपर सॉल्व हो गया है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ भी आपको डाउट हो तो वो कमेंट में लिखें, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, आगे नए वीडियोस के साथ मिलेंगे।